हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य को निर्देशित करते हैं कि आप जब भी कभी कानून का निर्माण करोगे तो आप 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद हैं वर्णित किए गए हैं, इनको ध्यान में रखकर ही कानून का निर्माण करेंगे। इनको ध्यान में इसलिए रखेंगे क्योंकि इनके अंतर्गत यानी कि डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये बातें लिखी गई हैं कि आप क्या करोगे, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने की कोशिश करोगे, जिससे क्या होगा, भारत के नागरिकों का क्या होगा, कल्याण होगा और भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो सके, साथ ही साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो सके। नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। जो ये तत्व हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये इनफोर्सिबल हैं। देखो, आपको पता है कि 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जब आप आर्टिकल 37 पढ़ते हो तो आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि जो ये कानून है, मतलब कि जो ये अनुच्छेद हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, इनफोर्सिबल नहीं है, अर्थात इनको कोर्ट में जाकर आप लागू नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट हैं जो 12 से लेकर 35 तक लिखे गए हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप क्या करते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, रिट जारी करते हैं आपके मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप अगर कोर्ट जाओगे तो कोर्ट इसमें क्या होगा, कोर्ट के दरवाजे इसके लिए नहीं खुले हैं। क्यों नहीं खुले हैं? क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, पहले ही संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 37 में, ये क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात एनफोर्सिबल नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है ये। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जब संविधान का अनुच्छेद 38 पढ़ते हो तो उसमें लिखा गया है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था में अभिवृद्धि करने की कोशिश करेगा। मतलब सामाजिक व्यवस्था में वृद्धि कब होगी, जब आप लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्तर पर क्या बनाओगे, मजबूत बनाओगे, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जब आप लोगों को न्याय उपलब्ध कराने की कोशिश करोगे तभी तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। तो ये कहाँ पर लिखेगी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। और आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं भाग 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है। तो कहाँ से मिली है? आयरलैंड के संविधान से। जो आयरलैंड का संविधान था वो वर्ष 1937 में निर्मित हुआ था और 1937 में जब ये बनकर तैयार हो गया था आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ लिया। जो आयरलैंड का संविधान था इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये स्पेन के संविधान से आए थे। स्पेन के संविधान से आए, आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड के संविधान से आए इंडिया के संविधान में। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और जो आयरलैंड का संविधान है इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ष 1937 में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मतलब कि इनका सिद्धांत कैसे है? तो ये क्या है, वाद योग्य नहीं है। ये यहाँ पर भी बता सकता हूँ। इनकी प्रकृति क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। और ये बात कहाँ पर लिखी गई है? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। जब आप अनुच्छेद 37 पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्या माना गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शासन का मूलभूत हिस्सा माना गया है। जब भी आप कभी विधि बनाओगे यानी कि कानून बनाने की कोशिश करोगे तो राज्य का कर्तव्य होगा कि हम इनको क्या करें, लागू करने की कोशिश करें। लेकिन ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। क्या आधारभूत हैं?
राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अंग्रेजी में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और DPSP में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, तो 4 वर्ड हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत। और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको रट गया होगा। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आप देखोगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 अर्थात 39D के अंतर्गत या 39 घ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, अगर दोनों व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। कहाँ पर? 39D के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ पर है, तो आर्टिकल 39D या फिर 39 घ। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अर्थात पंचायतों का गठन के बारे में बात अनुच्छेद 40 में की गई है। नेक्स्ट, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। कौन? अनुच्छेद 40, क्योंकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या कही गई है? पंचायतों को गठन करने की बात कही गई है। देखो, सबसे पहले हमारे भारत में 2 अक्टूबर 1959 को अर्थात 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा किया गया था। और ये जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में पड़ता है। किसकी सरकार द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा किया गया था। ये जो पंचायती राज का गठन किया गया था ये 3 टायर स्ट्रक्चर था, मतलब इसमें 3 स्तर पर सरकारें थी। जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायत। 3 स्तर पर आपको सरकारें देखने को मिली थी। लेकिन आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो एक अमेंडमेंट होता है 73rd अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1992 में। और इसके द्वारा जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को 29 विषय भी प्रदान किए गए कि आप कि ये विषय हैं और इन पर आप कानून बना सकते हो। हालांकि आप देखोगे जो ग्राम पंचायत है वो राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और एक बात ध्यान रखनी हो, जो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1992 में हुआ, कभी कभी इसकी डेट भी पूछ लेते हैं ये कब लागू हुआ था। तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राज्य ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक और ध्यान रखना है कि जो 73rd से अलग एक अमेंडमेंट और आया था 74th, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी 1992 में हुआ था। ठीक है, दोनों के दोनों 1992 में, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है ये याद रखना है कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। तो ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में। सुमेलित कीजिए। आर्टिकल 40 अभी बताया किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायतों के गठन से। आर्टिकल 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके अंतर्गत बात कही गई है समान नागरिक संहिता की, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता को अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है और क्यों आज के समय पर चर्चाओं में है? देखो, अनुच्छेद 44 चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड सरकार के एक मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। जब तक वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उन्होंने ये बोला, ये स्टेटमेंट दी कि देखो यार, मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन जैसे ही राज्य के अंतर्गत हमारी सरकार आएगी तो हम राज्य में क्या करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता कानून है वो समवर्ती सूची का विषय है।
समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। जो हमारा संविधान है, संविधान की जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत आपको 3 सूची देखने को मिलेगी, एक सेंटर, एक स्टेट और एक कंकरेंट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समान नागरिक संहिता है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों के दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने ये स्टेटमेंट दी कि हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। समझ आया? अब बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जो आप मतलब कि आपके ऊपर क्या होगा, समान रूप से एक व्यक्तिगत कानून लागू होगा सभी नागरिकों के लिए। जैसे कि अगर पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। अगर उत्तराखंड में लागू होता है तो उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से एक कानून लागू होगा। एक समान कानून से लागू होने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखोगे, और हाँ ध्यान रखना, अगर उत्तराखंड इसको लागू करता है तो वो पहला राज्य नहीं होगा। भारत का पहला राज्य गोवा है। गोवा पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून चला आ रहा है। अगर देखो आप देखोगे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है। इंडियन पिनल कोड क्या है, भारतीय दंड संहिता। मतलब अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी सेक्शन 302। जब आपने किसी का मर्डर किया तो आपको जब दंड दिया जाएगा आईपीसी के सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग, तो आप पर यह थोड़ी ना देखा जाएगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर मेल हो या फीमेल हो या फिर क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, आप क्या हो, आपका किसी भी धर्म से ताल्लुकात हो। अगर आपने किसी को मर्डर किया है तो आपको क्या होगा, सजा का प्रावधान समान तरीके से दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर भारत में समान नागरिक संहिता हर एक क्षेत्र में लागू हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे कि मैरिज एक्ट है, मैरिज एक्ट में आप देखोगे कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि मुस्लिम लगभग 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू लगभग 1 शादी कर सकता है। ठीक है, उनका तलाक का तरीका अलग है और हिंदुओं का तलाक का तरीका अलग है। इसी तरीके से आप देखोगे वसीयत में, जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें भी क्या है, मैटर अलग अलग है। ठीक है, या फिर आप दत्तक पुत्र का ग्रहण करते हो तो वहाँ पर भी क्या है, मैटर अलग अलग है। यानी कि इनका प्रोसेस अलग है हिंदुओं का और मुस्लिम्स का प्रोसेस अलग है। आपको पता होगा कि 1956 में एक एक्ट आया था, हिंदू विवाह अधिनियम। कब आया था? सॉरी, 1955 में आया था। 1955 में आया था हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या था, सिख और बौद्ध इन दोनों को भी शामिल किया गया था। जैसे कि आप देखोगे 2017 में एक केस आया था, सायरा बानो बनाम भारत संघ केस। उसमें जो ट्रिपल तलाक का मैटर था वो उठा था। यानी कि ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा अभी तक भी भारत में लागू थी, लेकिन 2017 के बाद से माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि जो ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा है इसको क्या किया जाए, अंत किया जाए। ट्रिपल तलाक मतलब तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तलाक उल बिद्दत क्या हो गया, आज के समय पर भारत में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। इससे पहले भी आपने देखा होगा एक केस आया था 1985 में। 1985 में जो केस आया था वो था शाहबानो बेगम का केस। शाहबानो बेगम के केस में कब आया था आपको ध्यान रखना है, बस इतना, 1985 में, 1985। आपको यहाँ से ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले पूछा जाएगा समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है 44। किस राज्य में लागू है अभी? मात्र गोवा में। भारत का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? तो कब आया था? 1955 ईस्वी में। जो तलाक से संबंधित मामला था सायरा बानो का, वो वर्ष 2017 में आया था। इसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। और ट्रिपल तलाक कौन से वाला? तलाक उल बिद्दत। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि शाहबानो का केस कब आया था? तो वो आया था 1985 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो समान नागरिक संहिता का कानून है, संहिता है, वो समवर्ती सूची का विषय है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आपको देखने को मिलेगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अर्थात यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो समान नागरिक संहिता कंकरेंट लिस्ट का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक नेक्स्ट, कथन ए, मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कथन आर, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है। देखो स्टेटमेंट आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
जो ये रोजगार के अधिकार का प्रावधान है, ये क्या है, एक गांधीवादी विचारधारा है। किसकी? गांधीवादी विचारधारा है। जो मनरेगा है, मनरेगा में क्या है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, यानी कि स्टेटमेंट ए सही है और आर क्या है, गलत है। अब बात करते हैं मनरेगा से संबंधित। देखो मनरेगा का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले इसको NREGA नरेगा एक्ट आया था सन 2005 में। सन 2005 में जब नरेगा एक्ट आया, इसका नाम 2010 में चेंज कर MG नरेगा कर दिया गया। एक आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी काफ़ी बार कि MG नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब आया था? 2005 में। और मतलब कि जो लागू हुआ था कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। MG नरेगा, इससे क्या होता है? देखो MG नरेगा के तहत क्या होगा, लोगों के क्या होगा, जब रोजगार मिलेगा तो उनकी क्या होगी, दैनिक स्थिति सुधरेगी। ठीक है, अब दैनिक स्थिति सुधरेगी तो क्या होगा, इसमें भाई रोजगार कौन करेंगे? जो गरीब तबके के लोग होंगे, यानी कि ज़्यादातर कौन लोग करेंगे? जिनके पास आजीविका का साधन नहीं होता। तो आजीविका का साधन और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा को ग्रामीण स्तर पर लॉन्च किया गया था। और जिससे क्या होगा, इससे क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रही है। और MG नरेगा, जिसको मतलब कि पहले नरेगा बोलते थे, बाद में MG नरेगा किया गया 2010 से। ये बात ध्यान रखनी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सम्मेलन कीजिए। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 के अंतर्गत बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये भी अनुच्छेद 51 में क्या कही गई है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 41, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरी बार फिर पूछ लिया गया। यहाँ पर पूछा था अभी कि नागरिकों के लिए, सॉरी ये रहा आर्टिकल 41 कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कहाँ पर है? अनुच्छेद 41 में। काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 41 में। और 43A या 43 क्या है? इसके अंतर्गत है उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों के भाग लेने का अधिकार। नेक्स्ट 48A पर्यावरण संरक्षण। देखो जो 43A है और 48A है, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 4 DPSP को जोड़ा गया था, यानी कि 4 नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। कौन कौन से थे? एक था 39A। 39A के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, मतलब फ्री एंड लीगल एड सर्विस की बात कहाँ कही गई है? 39A में। नेक्स्ट जोड़ा गया था 39F, जिसको हम 39 च बोलते हैं, यानी कि 39 च। इसमें क्या था कि शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा करना था। नेक्स्ट था 43A। इस 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों के भाग लेने का अधिकार। और नेक्स्ट था 48A। इसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो 4 नए आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़े गए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो 42वां संविधान संशोधन है, ये मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा होता और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट भारत के संविधान में भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत की विदेश नीति संबंधित किससे है? नेक्स्ट बात करते हैं संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी करता है, बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं महानिदेश, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। देखो जो महानिषेध है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? अनुच्छेद 47 में। गो रक्षा कहाँ देखने को मिलेगी आपको? 48 में। क्योंकि अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि जो दुधारू पशु हैं और वाहक पशु हैं उनका क्या करना है? आपको संरक्षण करना है। गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्ल के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए आपको कदम उठाना है, यानी कि उनका वध नहीं होने देना है जो दुधारू और वाहक पशु हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है कहाँ पर? 48A में, 48A में। और ये कौन सा, मतलब इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में। और उसके द्वारा 4 जोड़े गए थे, अभी बताए थे आपको, जल्दी से रिपीट करो। 39A,
39F, 43A और 48A। ठीक है, 39A काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत बात कही गई है फ्री एंड लीगल एड सर्विस। ठीक है, मतलब समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 39A में किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? देखो, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो आते हैं संविधान के भाग 4 में और मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये पॉजिटिव नेचर में हैं और ये निगेटिव नेचर में हैं। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात इनको कोर्ट में जाकर लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन जो मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हैं ये क्या है, जस्टिसेबल हैं, अर्थात इनको कोर्ट में जाकर लागू कराया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व क्या है, परिवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। और जो नीति निदेशक तत्व हैं मतलब कि ये नॉन जस्टिसेबल हैं, ये किस आर्टिकल में बात कही गई है, आर्टिकल 37 में, 37 में। और ध्यान रखना कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है और आर्टिकल 36 भी क्या बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है। यानी कि इसमें स्टेट की परिभाषा है और दोनों में सेम परिभाषा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 36 क्या है, ये भी क्या है, डीपीएसपी है और इसके अंतर्गत राज्य की बात कही गई है। नेक्स्ट, गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नेक्स्ट संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है वो क्या क्या है, बच्चे, स्त्री और जनजातियां। देखो, आर्टिकल 23 व 24 भी आप देखोगे कि शोषण से विरुद्ध अधिकारों की बात करता है कि आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, 23 व 24। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं क्या क्या है, मां निषेध, गो संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। जो मां निषेध है वो आप देखोगे आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 क्या बात करता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। मैं गो संरक्षण आपको मिलेगा 48 में, 48 में देखने के लिए। वो क्या कहता है कि जो गायें और बछड़े हैं मतलब कि जो दुधारू पशु हैं और वाहक पशु हैं उनकी नस्लों का परीक्षण किया जाए और उनके सुधार के लिए कुछ राज्य क्या करेगा, कदम उठाएगा और उनके वध को यानी कि जो उनकी मृत्यु करते हैं लोग उनको क्या करा जाएगा, रोका जाएगा। यानी कि गो संरक्षण के लिए भी बात वहाँ पर कही गई है। गो संरक्षण के साथ साथ मतलब कि दुधारू और अन्य जो वाहक पशु होते हैं जो माल ढोने में काम आते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के जोड़ा गया था 48A में। ध्यान रखो 48A कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में। जल्दी से बताओ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए थे वो क्या क्या हैं, 39A, 39F, 43A और 48A। ठीक है, 49A काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि फ्री एंड लीगल एड सर्विस कहाँ पर है, यानी कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहाँ पर है, तो 39A में है। ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार 39D भी पूछा जाता है। 39D में क्या है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई समान कार्य करता है तो उसको क्या मिलेगा, समान पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है। देखो भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं भाग 4 में और मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। भाग 3 जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का, उसकी प्रकृति क्या है, जस्टिसेबल है। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट के दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या होगा, कोर्ट के दरवाजे बंद मिलेंगे। यानी कि इनकी प्रकृति क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात इनको कोर्ट में जाकर आप लागू नहीं करा सकते। ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनका नेचर पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक रूप से है, और मौलिक अधिकारों का नेचर क्या है, निगेटिव रूप से है, यानी कि ये राज्य के लिए नकारात्मक भाव पैदा करते हैं। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये आपको काफ़ी बार रट गया होगा। नेक्स्ट, गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं तो कहाँ है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये सभी बातें हैं।
जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित आर्टिकल है वो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 40 जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात कही गई है। फिर है आर्टिकल 43, नेक्स्ट 43B और एक 46, 47 और 48, यानी कि ये 6 आर्टिकल जो हैं वो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। देखो आपको याद रखना है, जो हमारे DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 36 से लेकर 51 तक है, इनका बंटवारा कुछ विद्वानों ने 3 जगह पर कर दिया। यानी कि संविधान में इनका बंटवारा नहीं है, लेकिन इनकी दिशा और दशा के आधार पर कुछ संविधान के विशेषज्ञों ने इसको 3 जगह पर बांट दिया। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत मतलब कि लिबरल इंटेलेक्चुअल से संबंधित। तो जो गांधीवादी सिद्धांत है ना, इससे संबंधित आर्टिकल काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि ये क्या गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये 6 आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों का गठन काफ़ी बार पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह है जिसके बारे में संविधान शांत है। तो आंसर है प्रौढ़ शिक्षा। देखो प्रौढ़ शिक्षा यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45, जो कि शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है, यानी कि शैशव अवस्था में अगर कोई बच्चा है, तो राज्य क्या करेगा, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में देखने को मिलता है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। इसको 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2002 में, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को हमारा क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, अर्थात मूल अधिकार बना दिया गया। आज के समय पर शिक्षा का अधिकार हमारा एक मूल अधिकार है। और इस 21A अनुच्छेद में कहा गया कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में है, तो राज्य क्या करेगा, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है, यानी कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा कौन, राज्य। ये ड्यूटी किसकी होगी, राज्य की। कितने एज से कितने एज के बीच में, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में। और यहाँ पर कितनी है, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक की आयु से नीचे के जो बच्चे हैं, ठीक है। जो ये राइट टू एजुकेशन मतलब कि शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट बना था, ये एक केस आया था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मोहिनी जैन का एक केस आया था, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वह हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। और ये लागू कब हुआ था, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 में, राइट टू एजुकेशन जिसको हमारे शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया, ये लागू हुआ 1 अप्रैल सन 2010 में। 1 अप्रैल सन 2010 को यह लागू हुआ था, ठीक है। तो आज के समय पर आप देखोगे आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 है, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है। लेकिन एक आर्टिकल आप देखोगे 51, आपको पता है कि 51A के अंदर हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अर्थात मौलिक कर्तव्य हैं। वहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। यानी कि ये हमारा क्या बना दिया, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दिया। तो आज के समय पर हमारी कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं, जिसको ये 11 ड्यूटीज जो 11वीं थी, मतलब पहले कितने थे, जब 1976 ईस्वी में जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, उस समय पर संख्या थी 10, लेकिन एक बाद में जोड़ा। तो इसको भी किसके द्वारा जोड़ा था, इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा था। कब, 2002 में। तो एजुकेशन से संबंधित कभी भी पूछा जाए कौन सा संशोधन हुआ तो आपको आंसर लगाना है 86, अर्थात 2002 में हुआ था जो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में जोड़ा गया, क्या है, मुफ्त कानूनी सलाह। और मुफ्त कानूनी सलाह कहाँ पर है, 39A में, फ्री एंड लीगल एड। और ये चार DPSP थे जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है वो RTI एक्ट आया था 2005 में। तो ये क्या है, हमारा एक लीगल राइट है, यानी कि एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व हैं समान नागरिक संहिता। जो समान नागरिक संहिता है ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित आपको याद रखना है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट था वो कब आया था, 1955 में। फिर आपको याद रखना है कि एक सायरा बानो केस आया 2017 में,
जो ट्रिपल तलाक से संबंधित था और तलाकुल बिद्दत को आज के समय पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। एक आपको याद रखना है साहबानो केस आया था 1985 में। एक आपको याद रखना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरीयत एक्ट बोलते हैं, वो आया था 1937 में, 1937 में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि यूनिटी बनाना और भेदभाव की नफरत को खत्म करना, मतलब कि एक कानून के अंतर्गत आपको सभी को लाया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि विवाह से संबंधित किसी और का मामला अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, तो इस तरीके की बातें नहीं होगी, सबको एक कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत लाया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा क्या? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं में रहे। ये सारे के सारे क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये किसने कही थी? केटी शाह ने। ये स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछी जाती है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और है कि जो टीटी कृष्णामाचारी थे उन्होंने इनको डस्टबिन की तरह कहा था, डस्टबिन की तरह। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आपसे काफ़ी बार पूछी जाती हैं। सन 2011 में एक संविधान संशोधन हुआ था 97वां। तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43B को जोड़ा गया था। और 43B का टारगेट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देना। और ये क्या है? मनमोहन सरकार में आया था, यानी कि कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह इम्प्लीमेंट किया था। ध्यान रखना कि जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में आया था। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।